सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आर्बिट्रेशन जो एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है आपका, उसमें हम आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 13 तक हम कर चुके हैं। सेक्शन 14 और 15 जो इस हेड के तहत आता है कि मध्यस्थ के मैंडेट की समाप्ति, ये आज हम करेंगे। हेड में वापस आपको बताती हूँ। मध्यस्थ के मैंडेट की समाप्ति मीन्स टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। मैंडेट का मतलब यहाँ है प्राधिकारिता, अथॉरिटी, यानी कि एक जो मध्यस्थ होता है उसके मैंडेट यानी प्राधिकारिता यानी अथॉरिटी की समाप्ति किन परिस्थितियों में होती है, ये हमें सेक्शन 14 और 15 बताते हैं। तो हम सबसे पहले सेक्शन 14 स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर जो अपना सेक्शन है उसमें बताया गया है कि कार्य करने की असफलता या असंभावना, इसकी हेडिंग है फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट, यानी ये बता रहा है कि कार्य करने की असफलता यानी फेलियर, तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 एक ए में, और इम्पॉसिबिलिटी ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 एक बी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। 14 एक क्या बोलता है? 14 एक बोलता है कि मध्यस्थ का मैंडेट यानी कि प्राधिकारिता समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आपको लॉ पढ़ते हुए 2 साल हो गए, थर्ड ईयर है ये आपका, आपको पता ही है बेयर एक्ट में हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है और हर एक शब्द क्या यूज किया गया है उसका मीनिंग निकलता है। तो इस लाइन में भी जो वर्ड यूज किया गया है कि मैंडेट समाप्त हो जाएगा, द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शेल टर्मिनेट, तो यहाँ शेल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि जो 14 एक सेक्शन है, सेक्शन 14 की सब सेक्शन जो 1 है उसके जो प्रोविजंस है वो मैंडेटरी है, आज्ञापक है, यानी हो ही जाएगी प्राधिकार की समाप्त प्राधिकारता की समाप्ता हो ही जाएगी अगर 14 एक की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। तो हम देखते हैं कि 14 एक ए क्या बोलता है, कि वह बोल रहा है कि यदि विधितः यानी डी जूरे या तथ्यतः यानी डी फैक्टो अपने कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है या अन्य कारणों से असम्यक विलंब के बिना कार्य करने में असफल रहता है। तो फ्रेंड्स, हम 14 एक ए पढ़ रहे हैं हम अभी। इसमें हमने देखा है कि 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, डी चूरे, डी फैक्टो और असम्यक विलंब से। तो हम 14 एक ए को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके मैं आपको समझाती हूँ कि ये कह रहा है कि मध्यस्थ का, आर्बिट्रेटर का अथॉरिटी मैंडेट समाप्त हो जाएगा अगर, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगर वह विधितः अयोग्य है, अगर वह डी जूरे अयोग्य हो जाता है। तो विधितः अयोग्य का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब कोई मध्यस्थ अपने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी लॉ के तहत या विधि के तहत अयोग्य हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कि विधि के अंतर्गत कोई भी आर्बिट्रेटर तब कार्य करने में अयोग्य हो जाएगा जब वह स्वस्थ चित्त यानी साउंड माइंड का नहीं रहेगा, यानी कि कोई मध्यस्थ अगर विकृत चित्त हो जाता है तो वह डी जूरे अयोग्य हो जाएगा, वह डी जूरे अनेबल के रूप में माना जाएगा, और वो अगर डी जूरे अनेबल हो गया तो उसकी प्राधिकारिता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, तथ्यतः डी फैक्टो। अगर वह तथ्यतः अयोग्य हो जाता है तो
यानी कि कोई मध्यस्थ अगर विधितः योग्य है, यानी उदाहरण के तौर पर साउंड माइंड का है, लेकिन कई बार ऐसे ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो वह तथ्यतः यानी डी फैक्टो अयोग्य हो जाता है। जैसे कि वो हमेशा के लिए फॉरेन चला गया है, वहीं पे बस गया है, तो वह तथ्यतः अयोग्य हो गया है। या कोई गंभीर बीमारी उसे हो गई है और वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है, तो हम कहेंगे कि वह तथ्यतः अयोग्य हो गया है। और ये बस उदाहरण थे कि डिफैक्टो अनेबल कब होता है। इसके साथ अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसे हम कहेंगे कि वह डिफैक्टो अयोग्य हो गया है। अब फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट में आते हैं हम पढ़ रहे हैं 14(1)(a) का थर्ड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डी जूरे, सेकंड पॉइंट डी फैक्टो और थर्ड नंबर पॉइंट है असम्यक विलंब के बिना कार्य करने के लिए अयोग्य होना। जैसा कि मैंने आर्बिट्रेशन का जो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया कि मध्यस्थता का क्या उद्देश्य है। यह कि न्यायालय की जो लंबी खींची हुई प्रक्रिया है उससे निजात दिलाना, और यानी जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका त्वरित गति से निपटारा किया जाना। लेकिन अगर मध्यस्थ की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि वह त्वरित गति से निपटारा करने में असफल हो रहा है, तो आर्बिट्रेशन का मुख्य उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। तो इसमें हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे मध्यस्थ बार बार जो मध्यस्थम का स्थान है उस प्लेस पे पहुंचने में बारी बारी असफल हो रहा है, वहाँ अपसेंट रह रहा है, वहाँ पहुंच नहीं पा रहा है, या बार बार बीमार हो जाता है और इस वजह से वह उस प्रक्रिया को लंबी खींचे चला जा रहा है, तो असम्यक विलंब के बिना कार्य करने में वह अयोग्य हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वह 14(1)(a) में उसका मैंडेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि 14(1)(a) जो ये कह रहा है कि मध्यस्थ के रूप में वह कार्य करने में असफल हो जाएगा। यानी आप सेक्शन 14 की जो हेडिंग है, हेडिंग देखिए उसको वापस से, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट। तो मैं आपको बता रही हूँ अभी फेलियर का बात बता रही हूँ मैं, फेलियर वाला पॉइंट जो हमने अभी 14(1)(a) में पढ़ा है। ये कह रहा है कि फेलियर होने पे, यानी कि वह मध्यस्थ के रूप में काम करने में असफल हो रहा है, ये इम्पॉसिबिलिटी वाली चीज नहीं है। 14(1)(a) में इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कार्य करने की असंभावना वह 14(1)(a) में नहीं आती है। तो इम्पॉसिबिलिटी कहाँ आएगी? इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम नेक्स्ट, आप एक पायदान नीचे उतरिए, नेक्स्ट हम देखते हैं 14(1)(b), 14(1)(b) सेक्शन। ये है हमारी कार्य करने की असंभावना पैदा होने पर मध्यस्थ की मैंडेट समाप्त होने के संबंध में है। तो ये सेक्शन कहता है, इसमें भी हम दो चीजें देखेंगे। जो 14(1)(b) है उसमें हम दो चीजें देखेंगे कि अगर मध्यस्थ अपने पद से खुद ही हट जाता है, ठीक है, खुद हट जाता है, तो हम कहेंगे कि मध्यस्थम कार्यवाही में मध्यस्थ का कार्य करना अब असंभव हो गया है, यानी कि इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इसी में कि पक्षकार मैंडेट को समाप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं। ठीक है, 14(1)(b) में मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, पद से वह खुद हट जाता है या पक्षकार उसको मैंडेट को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक है, सहमत हो जाते हैं तो भी मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में वह
कार्य की इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 14(2). 14(1) हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने 14(1)A के 3 पॉइंट्स बताए और 14(1)B के मैंने आपको 2 पॉइंट्स के रूप में आपको समझाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 14(2). 14(2) हमारा कहता है कि अगर 14(1) के ए के तहत जिन आधारों में मैंडेट की समाप्ति का उल्लेख किया गया है, यानी कि डी फैक्टो, डी जूरे या फिर विलंब से कार्य करने के लिए, ठीक है, अगर उसके आधार पर कोई विवाद उठता है कि वह मैंडेट को समाप्त करे या नहीं, तो कोई भी पक्षकार अब क्या करेगा? अगर कोई भी विवाद उठता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए वे कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वह न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। ये 14(2) कह रहा है। 14(2) कहता है कि 14(1) में जो मैंडेट की समाप्ति के जो आधार हैं, अगर उन आधारों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद के निपटारे के लिए पक्षकार न्यायालय में आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है 14(2) सेक्शन। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि ये जो न्यायालय डिसीजन करेगा इसके संबंध में, न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा और इसकी कोई भी अपील नहीं होगी। ठीक है, अब एक तरह से मैं कहूंगी 14(2) कंप्लीट है, लेकिन इसका मैं एक एक्सेप्शन भी करवाऊंगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, एक लाइन है आपकी, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्य कोई करार न हुआ हो। यानी अपवाद ये है कि अगर पक्षकारों ने कोई करार कर लिया है कि विवाद, ऐसा कोई भी विवाद होगा, मैंडेटरी को समाप्त करने के आधार के संबंध में कोई भी विवाद होगा, तो हम न्यायालय नहीं जाएंगे। अगर ऐसा करार है तो न्यायालय में नहीं जा सकते, और न्यायालय में कब जाएंगे? जब ऐसा करार नहीं होगा, ऐसे करार की अनुपस्थिति होगी, तभी मात्र उसी अवस्था में वो न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ये 14(2) कंप्लीट आपका। अब हम 14(3) देखते हैं। 14(3) कहता है कि यदि 14(1)B, यानी 14(1)B में क्या है कि मध्यस्थ अपने पद से या तो खुद हट जाता है या पक्षकार सहमत हो जाते हैं उसके मैंडेट को खत्म करने के लिए, या फिर मैंडेट के समाप्ति का कोई भी आधार है, तो ऐसा होने पर ये बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि मैंडेट की समाप्ति के कोई आधार को, अथवा जो 12(3) में जो ऑब्जेक्शंस चैलेंज करने के आधार हैं, उनकी वैधता को स्वीकार कर लिया गया है। अब आप इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई पद से हट जाता है या पक्षकार हटाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं लगाएंगे हम कि समाप्ति के आधार को या चैलेंज के आधार को हमने स्वीकार कर लिया है, यानी कि हमने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में इसकी ही सेक्शन 15 करेंगे, जो इस हेड के तहत है कि मध्यस्थ के मैंडेट की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। सेक्शन 15 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।